तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस टॉपिक के अंदर में हम लोगों को कनेक्टेड बॉडीज के बारे में पढ़ना है। कनेक्टेड बॉडीज। अब ये कनेक्टेड बॉडीज जो बेसिक कनेक्टेड बॉडीज है, ये बेसिक कनेक्टेड बॉडीज दो तरीके से हो सकता है। या तो ये ऐसे पुली रहे, पुली से ऐसे कोई बॉडी जाता रहे, इस तरह से रह सकता है, या किसी सरफेस पे ऐसे बॉडी रखा हुआ रहे और ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहे बेसिक में। बाकी उसके बाद इससे आगे के स्टेजेस में हम लोग मूवेबल पुली देखेंगे और बहुत सारा इसमें बहुत सारा टाइप्स होता है। लेकिन जो तुम्हारे क्लास में जो क्लास 11 के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है कि हम पहले जो बेसिक है उसको पहले हम लोग देख लें। तो हम लोग वहां पे चले, लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसको हटा देते हैं, हटा करके अब हम लोग देखें इसको। पहले पुली वाले पार्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर उस वाले पार्ट को देखेंगे। ध्यान से सुनना लो। ये पुली हो गया, ये एक बॉडी हो गया और दूसरा बॉडी मान लो ऐसे है। इसमें समझना है, इसमें रटना किसी को भी नहीं है। जो रटा वो गया और जो समझा वो पास हो गया। मान लो ये M1 है और ये M2। तो लॉज ऑफ मोशन बोलता है कि हम लोगों को फॉर द टाइम बीइंग ये जो पुली लगा हुआ है, ये पुली देख रहे हो तुम, ये रेड कलर का पुली लग गया। इस रेड कलर के पुली को हम लोगों को मासलेस मानना है, कंसीडर करना है। हम ये नहीं बोलते हैं कि इसमें मास नहीं होता है। फॉर द टाइम बीइंग लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए, लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए इसको मासलेस माना जाता है। और ये इसका सीलिंग है। तुम लोग देखे होगे, पुली देखते होगे, रांची में तो काफी पुली नजर आता है, खास करके जहाँ पर कि कुआं रहता है। कुआं में देखते हो ना कि कुआं में ऊपर में पुली लगा हुआ रहता है, उससे पानी जो है, बाल्टी का पानी जो है हम लोग कुआं में डालते हैं, फिर पुली से उसको खींच करके ऊपर करते हैं, है ना। तो ये हमारा M1 और इस तरह से ये है। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग को यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है। तुम अपने घर में बैठे हुए हो, क्लास कर रहे हो, तो जहां तुम बैठे हुए हो वहां तुम अपना वेट जो है ना नीचे की तरफ लगा रहे हो, जहां भी तुम बैठे हुए होगे। तो कहीं भी कोई भी चीज, मान लो तुम्हारे सामने में बुक रखा हुआ होगा, तो वो बुक भी उस टेबल पर अपना वजन जो है वो नीचे की तरफ लगा रहा है। लाइक दैट यहाँ पर जो भी बॉडी कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है, तो ये अपना वजन जो है ये नीचे की तरफ में लगाएगा। तो M1G लाइक दैट ये भी नीचे की तरफ में लगाएगा M2G। समझ गए इतना दूर तो कि वजन लगना ही लगना है। और वजन कहाँ लगता है, वेट कहाँ लगता है, तो वेट जो है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो नीचे की तरफ में हम अपना दोनों बॉडी का वेट दे दें। उसके बाद दूसरा चीज ध्यान ये देना है,
इसको हम तुम लोगों को ग्रीन कलर से मार्क करके दिखाते हैं। ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऐसे गया हुआ है, देख रहे हो, पुलिस ऐसे ऊपर होते हुए ये नीचे की तरफ चला आया है। ये स्ट्रिंग ऐसे गया, ऐसे पुली के ऊपर से गया, जाने के बाद ये नीचे इस तरह से चला आया। इसको हम बोलेंगे कि एक सिंगल स्ट्रिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि दो स्ट्रिंग से बन करके ये बना, एक ही स्ट्रिंग पुली को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ में आ गया। अब स्ट्रिंग क्या करता है कि स्ट्रिंग जो वजन नीचे की तरफ में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वो फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि वो टेंशन है। मतलब M1G अगर यहाँ है तो M1G के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एरो जिधर हम बना रहे हैं वो टेंशन एक्सर्ट करेगा T, उसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम लोगों को, मान लिया जाए कि तुम अपने घर के टेबल यहाँ पे बैठे हुए, अपने कुर्सी पर बैठे हुए हो और तुम्हारा वजन ही केवल नीचे की तरफ में लगे और उस पर कोई रिएक्शन न लगे, तो क्या होगा, तुम वजन लगाओगे तो कुर्सी टूट जाएगी। और तुम्हारा कुर्सी जब उस पर फिर रिएक्शन लगाता है तो दोनों बैलेंस जब रहता है तो ऐसी स्थिति में वो कुर्सी बनी हुई रह जाती है, टूटती नहीं है वो कुर्सी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि तुम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हो और उस पर इतना भारी चीज रख दिया जाए कि उसका जो है वो कुर्सी के द्वारा दिए गए रिएक्शन से वो ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली कुर्सी टूटेगा। वही चीज यहाँ देखना है कि अगर ये मास जो M1 है और M2 जो मास है, M1 और M2 मास यदि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो देयर मस्ट बी सम अपोजिट फोर्स बैलेंसिंग M1 एंड M2। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है। और अगर सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं, और वैसा ही इस स्ट्रिंग में भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा T, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, M1 और M2 के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब यहाँ ये देखना है, ये चीज मतलब हम लोगों को मार्क करके रखना है कि यहाँ बिल्कुल हम इसको हिंदी में लिख देते हैं कि यदि सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ये T लग रहा है तो इधर भी T ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि M1 के अपोजिट डायरेक्शन में T1 लगेगा और M2 के अपोजिट डायरेक्शन में T2 लगेगा, नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग सेम है, यदि स्ट्रिंग सेम है, अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम लगेगा। ये बात को ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया है? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अब इसको हम हटाते हैं इतना दूर को। अब देखो इसका खूबसूरती क्या होता है। जब ये स्ट्रिंग जो है ना, ये स्ट्रिंग का ये जो टेंशन है, ये देख रहे हो तुम लोग, फिर से लिखते हैं इसको, ब्लैक से लिखते हैं। ये जो T है यहाँ पे ऐसे लग रहा है, ये T जो है ये ऊपर जाते 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 ऊपर जाते जाते जब ये पुली से टकराएगा तो पुली से टकरा करके ठीक ये अपोजिट हो जाता है इसी स्ट्रिंग में। और ये जो T है जब ये पुली तक पहुंचेगा तो पुली तक पहुंचने के बाद ये वाला T भी उसका अपोजिट हो जाएगा। ये नीचे जो T है
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर इस पुली को, ये पुली हो गया, पुली को यदि हम यहाँ से एक लाइन खींच के तुम लोगों को बताएं, ऐसे पुली है, लाइन खींच दिए, तो इसका मतलब हुआ कि एक स्ट्रिंग का पार्ट इधर, दूसरा स्ट्रिंग का पार्ट दूसरे तरफ, और एक स्ट्रिंग में देखा जाए तो 4 टेंशन लग गया, 4 टेंशन हो गया ना, 4 टेंशन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो T1 है, मार्क करके दिखाते हैं ब्लू कलर से, ये जो T है और ये जो T है, ये दोनों T जो है जिसमें सर्किल लगाए हम, ये दोनों T M1 और M2 को बैलेंस कर रहा है। और ऊपर वाला जो T है, जो कि हम ब्लू कलर से, उसको ब्लू कलर से नहीं, उसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, ये वाला T और ये वाला जो T लगा हुआ है, ये दोनों T जो है ना, ये पुली पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? पुली पे लग रहा है। पुली के नजदीक गया, इसका मतलब कहाँ लग रहा है? पुली पे लग रहा है। तो ये बात पूरा ध्यान में रखना है। तो अभी तक जितना हम लोग सीखे हैं उसमें ये सीखे हैं कि पहला बात सीखे हैं कि कहीं भी अगर कोई बॉडी रहेगा तो वो बॉडी अपना वजन नीचे की तरफ में लगाता रहे, पहला बात। दूसरा बात हम लोग ये सीखे हैं कि अगर स्ट्रिंग सेम रहेगा तो उस स्ट्रिंग में टेंशन एक ही लगेगा और पूरे स्ट्रिंग में टी 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 लगेगा। तीसरा चीज हम लोग क्या सीखे? तीसरा चीज हम लोग सीखे कि बॉडी के अगेंस्ट में टेंशन लगेगा और वही टेंशन पुली तक जाते जाते उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इतना दूर तक सीखे हैं अभी हम लोग। अब जितना ये सब चीज को अभी साफ हटा देते हैं ताकि पढ़ाने में दिक्कत ना हो। चलो ये हट गया। अब देखो इसके बाद क्या क्या समझना है हमने नेक्स्ट में। इसके बाद हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहता है, FBD जिसको बोला जाता है फिजिक्स के भाषा में, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में पहले हम लोग को मोशन डिसाइड करना पड़ेगा। तो मोशन का चिंता नहीं करना है। मोशन का चिंता इसलिए नहीं करना है कि तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि M1 बड़ा कि M2 बड़ा, मतलब कि M1 बड़ा है कि M2 बड़ा है M1 से। ये नहीं सोचना है। लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा टॉपिक है कि लॉज ऑफ मोशन में बाय द हेल्प ऑफ पुली वी कैन ड्रॉ बिगर थिंग बाय द स्मॉलर थिंग, है ना। मतलब एक चूहा भी हाथी को खींच सकता है। ये नहीं सोचना है कि हाथी ही चूहा को खींचेगा। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग पुली। पुली इज ए डिवाइस। पुली को यूज करने के पीछे में लॉजिक यही है। तो ये नहीं सोचना है कि कौन चीज किसको पहले खींचेगा, अनलेस अनटिल क्वेश्चन में मेंशन ना किया हुआ रहे। ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है ये कि मोशन दे देना है। तो मोशन हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है, सपोज कर लो, डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, जाएगा ना। अगर M1 नीचे जाएगा तो M2 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ये मोशन का डायग्राम बन गया। मोशन बनाना बहुत जरूरी होता है। मोशन, मोशन, मोशन किसका? बॉडी का मोशन। तो M1 नीचे जा रहा है, M2 ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब जब अगर मोशन होगा तो उसमें मोशन होने का मतलब क्या है? तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होना चाहिए ना, है ना। तो मान लिया जाए कि ए एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है
और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका FBD बनाना शुरू करेंगे। FBD बनाने का बस नियम इतना ही है कि हम लोगों को वो सारा फोर्स कंसिडर करना है जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है, जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है उसी फोर्स को हम लोग को कंसिडर करना है। तो उसके लिए करेंगे टेम्पररी, अभी हम क्या करेंगे कि इतना पार्ट को हम अभी अभी हटा दे रहे हैं, जो पुली पे लग रहा है उसको हमने हटा दिया, ये हट गया। और लाइन थोड़ा सा खींच देते हैं फिर से हम, मुझे गायब हो रहा है। ये नीचे लग रहा था, ये ऊपर लग रहा था, ये ऊपर लग रहा था, हो गया। बॉडी पे लगने वाले फोर्स को कंसीडर करना है, पुली पे लगने वाले फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। राइट? यहाँ तक, अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलो, वेरी गुड। अब देखो, अब एक एग्जाम्पल तुम लोग को लेते हैं। मान लिया जाए कि ये जो M1G है, सपोज कर लो कि ये नीचे की तरफ में, सपोज कर लो कि एग्जाम्पल देते हैं 12 न्यूटन का फोर्स मान लो नीचे की तरफ में लगा रहा है, और T जो है वो मान लिया जाए कि सपोज कर लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो बॉडी किधर मूव करेगा? किधर मूव करेगा? 12 न्यूटन की तरफ मूव करेगा कि 10 न्यूटन की तरफ मूव करेगा? बताओ। 12। 12 न्यूटन। न्यूटन, हाँ 12 न्यूटन की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली बात है भाई, जब कोई तुम्हारा दोस्त साइकिल चलाते रहता है और तुम उसका पीछे का कैरियर पकड़ के खींचते रहते हो, अरे यार मत जाओ, रुको 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 ना, अभी बात करना है। वो साइकिल बोलता है कि नहीं हमको जाना है, वो साइकिल पे पूरा जोर लगाता है। तो जब तक तुम दोनों का फोर्स आपस में बराबर रहता है, वो साइकिल पे जोर लगा के आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, तुम पीछे की तरफ उसको खींचना चाह रहे हो, लेकिन जब उसका जो साइकिल पर जो अपना जोर लगाता है वो तुम्हारे खींचने से ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है। ऑब्वियसली यही बात है। एक पहलवान दूसरे पहलवान से लड़ाई जब करता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया लोग और सिल्वर मेडल लाया लोग, ब्रोंज मेडल जो भी लाया लोग, तो जब एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, जिसका फोर्स ज्यादा रहता है उसको किसी को पटक देता है। तो ऑब्वियसली जो है, ये तुमने बहुत सही जवाब दिया कि 12 न्यूटन की तरफ फोर्स होगा। तो ध्यान क्या देना है हम लोगों को कि जो बॉडी का जो, अब इसको हटाते हैं यहाँ से, 12 न्यूटन के एग्जाम्पल से तुम लोग समझ गए बात को। अब हम लोग को ध्यान ये देना है कि अगर बॉडी के अंदर में मोशन हो रहा है तो वो हमेशा एरो की तरफ ही जाएगा। कौन सा एरो? जो मोशन का एरो होगा उधर ही वो मूव करेगा। ये वाला जो कहाँ चला गया? हाँ, इधर ही मूव करेगा वो। ये एरो बड़ा इंपॉर्टेंट एरो है। ये जो एरो हम बना रहे हैं, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं, ताकि तुम्हारा ध्यान इस पर रहेगा। ये एरो का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। कौन सा बॉडी? ये वाला बॉडी। तो एक चीज बताओ, फोर्स को माइनस करेंगे, मान लो 12 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो आएगा कितना? 2 न्यूटन आएगा ना। ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, और जो रिजल्ट आया वो भी फोर्स ही के फॉर्म में आया ना। तो फोर्स से फोर्स को माइनस किया जाएगा तो जो रिज इक्वल टू आएगा वो भी क्या आएगा? फोर्स आएगा। आएगा ना। तो यहाँ पे अब उसको जब हम ये बात को समझ गए तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे?
इक्वेशन लिखेंगे m1g माइनस टी। ये देखो m1g फोर्स है, टेंशन क्या है, फोर्स है, तो फोर्स में फोर्स को माइनस कर रहे हैं, तो जो नया आएगा वो भी फोर्स आएगा। मेरे बात से तुम लोग सहमत हो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब ये जो है m1g माइनस टी फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है। तो m यहाँ पर क्या है, m1 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, m1 और साथ में a, कौन सा a, ये वाला a, ये यहाँ वाला। ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को? ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन समझ में आया या समझ में नहीं आया है? ये जो लाइन हम लिखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आज के क्लास का, कि किसमें से किसको माइनस करना है और माइनस करने के बाद क्या लिखना है। बड़े वाले फोर्स से छोटे वाले फोर्स को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद इज इक्वल टू के बाद दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो लिखना है। जैसे 12 न्यूटन में से 10 न्यूटन माइनस किए तो 2 न्यूटन आया, तो वहां तो मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिख दिया गया। लेकिन यहाँ तो फिलहाल हमारे पास में अभी मैग्नीट्यूड नहीं है, हमारे पास में तो जो भी है एक इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर में m1g को मान लो कि ये 12 न्यूटन है, माइनस टी जो किए वो तुम्हारे लिए 10 न्यूटन था, तो इज इक्वल टू 2 न्यूटन आएगा, तो 2 न्यूटन हमारे लिए m1a है। क्लियर है, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जब इतना समझ गए तो तुम लोग जग जीत लिए, अब तुमको कोई टेंशन नहीं है। इसको हटा दें, अब यहाँ से यहाँ तक इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इधर वाले का, इसका भी काम खत्म हो गया। अच्छा तुम लोग बोलो, बगल में जो अभी फिगर तुम लोग को दिखाई दे रहा है, तुम लोग अपने मन से इसका इक्वेशन बोलो तो गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ये जो m2 बॉडी लगा हुआ है, m2 बॉडी को अगर हम बोले कि तुम अपना इक्वेशन हमको बताओ, तो कोई एक स्टूडेंट वॉलेंटियर करके बोले तो कि हाँ सर हमको तो ये लग रहा है, गलत भी होगा, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, फटाफट। Sir, M2G minus T is equal to N2A. ओके ओके ओके, हम लिख देते हैं। साकिर का जवाब आया m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। उसने जवाब दिया, बहुत जल्दी उसने जवाब दिया है, इसलिए उसके लिए बड़ाई मेरे मन में। और कोई, और कोई? प्रिंस, राज? सेम ही होगा Yes, m2g sir. minus t m2a। ओके ओके, राज? यस सर, यही होगा। ओके, महविश? सर हमको लग रहा है T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a होगा। महविश का जवाब है कि t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये महविश का जवाब है, और महविश का जवाब करेक्ट है, ये गलत हो रहा है। हम जब बोल रहे थे तो हमारे बात को तुम लोग सुने, लेकिन दिमाग में गया नहीं, याद नहीं आ पाया। हम क्या बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, ये अगर ऊपर की तरफ में निकल रहा है तो ऊपर की तरफ में लगने वाला फोर्स ज्यादा है। ए का एरो कैसे बना हुआ है, ए का एरो तुम देख रहे हो, ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ में बना हुआ है। तो ऊपर की तरफ में अगर ये बना हुआ है, इसका मतलब ये जो टी है इसका वैल्यू m2g से ज्यादा है।
उसके कारण से ये बॉडी ऊपर की तरफ में जा रहा है। जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा वही तो ऊपर की तरफ खींचेगा। ये M2G ऊपर जा रहा है, तो ये M2 जब ऊपर की तरफ में जा रहा है तो ऑब्वियस कि ऊपर में लगने वाला फोर्स का वैल्यू उसके नीचे में लगने वाले फोर्स से ज्यादा था, तभी वो ऊपर खींच रहा होगा। कुआं में अगर हम बाल्टी लेकर के पानी निकालने के लिए बाल्टी लेकर के कुआं में डालें, हम अपने तरफ ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब तो बाल्टी का पानी ऊपर की तरफ में आएगा, और नहीं तो बाल्टी का पानी अगर फोर्स ज्यादा लगा दिया तो हम तो चल जाएंगे कुआं के अंदर में, चल जाएंगे ना बाबा। तो यहाँ पर ये जो है एरो देखना है। एरो हम बार बार बोल रहे हैं, मोशन का एरो को पकड़ करके बैठना है कि भाई ये जिधर जा रहा है उधर ही का फोर्स ज्यादा है, और उधर जो भी फोर्स लगता रहेगा उसमें से उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को माइनस करना है। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया जवाब सब बच्चा लोग दिया लोग। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इसका काम यहाँ से खत्म हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना रह गया? नो सर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सामने सामने सजा करके लिख लेते हैं। कौन कलर से लिखे हम? रेड से लिख रहे हैं। M1G माइनस T M1A T माइनस M2G M2A। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है। जैसे ही तुम ऐड करोगे ये वाला T और ये वाला T क्या हुआ? कैंसिल हो गया। इसको हटा दें और ये हमारे पास में क्या आ गया? M1G माइनस M2G M1A प्लस M2A। कैलकुलेशन को बढ़ाते हुए ब्लू कलर से कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं। G कॉमन आ गया, M1 माइनस M2, उधर से A कॉमन आ गया, M1 प्लस M2, A यहीं रह गया, G M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन निकल गया बॉडी का। यू गॉट द एक्सेलरेशन। अब ये हमारे लिए था इक्वेशन नंबर 1, ये था हमारे लिए 2। अब इस 1 और 2 में कहीं भी A का वैल्यू ले जाकर डालोगे तो तुम्हारा T कैलकुलेट हो जाएगा। T किसी में भी डालोगे तो T कैलकुलेट हो जाएगा। राइट? यहां तक समझ गए हो खूब अच्छे से? यस रटना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, रटना नहीं है। जो रटा सो गया, जो समझा वो पार कर गया। रटोगे नहीं लोग। नोट हो गया? यस सर। वेरी गुड। अब फिर से उस फिगर को लाते हैं जो फिगर को हम ओमिट कर दिए थे। पूरे को हटा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग उस फिगर में ऐसे पुली था, ये मास बना हुआ था ऐसे, ठीक है। फिर से बनाना होगा। फिर से बनाते हैं। पुली है,
तो ध्यान से यहाँ देखो तुम लोग, ये एक ही स्ट्रिंग था जो ऐसे गया था। पिछला क्लास में भी, पिछला वाले में भी यही बता रहे थे, ग्रीन कलर से मार्क करके उसमें बता रहे थे तुम लोगों को। लेकिन ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग, ये ब्लैक वाला स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग अलग है। हम नहीं कह सकते हैं कि इसी स्ट्रिंग को ऊपर खींच करके ले जाया गया है, वो स्ट्रिंग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पुली के पास में इस डायरेक्शन में यहाँ टी लग रहा था, इधर टी लग रहा था, तो ये स्ट्रिंग अलग हो गया। तो जब स्ट्रिंग अलग हो जाएगा तो उस पे जो टेंशन लगेगा वो उसका नेचर बदल जाएगा, वो हो जाएगा T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है तुम लोगों से कि ये जो सीलिंग है, ये सीलिंग से जो स्ट्रिंग नीचे की तरफ में लटक रहा है, वो उस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो बहुत आसान है। आसान ये है कि हम लोग को अब बॉडी के बारे में नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हमको सोचना है। अगर सीलिंग के बारे में बात कर रहा है तो सीलिंग पे हम लोग चले जाएंगे और सीलिंग पे ही देखना शुरू करेंगे। तो अब इसको फॉरगेट अबाउट दिस, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, उसका याद करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग को सीलिंग वाले पार्ट पर ध्यान रखना है। ये देखो, टेंशन फोर्स है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी जब एक डायरेक्शन में जाता है, दो वेक्टर क्वांटिटी, ये टी जा रहा है, ये टी जा रहा है, ये वाला, ये और ये दोनों जा रहा है, टी एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी जब एक डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है ना। याद आ रहा है तुम लोगों को? चलो नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम याद आ रहा है ना? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते थे, तो ऐड करते थे उसका क्या लगाते थे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ पी कितना है बाबा? टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2tt कॉस। दो पैरेलल लाइन के बीच में थीटा का वैल्यू कितना बनता है? 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो हमारे पास में बना कितना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब t प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका रूट निकल गया तो बचा क्या? t प्लस टी बचा, और t प्लस टी मिलके कितना बना? 2t बचा। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बार बार करने से तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना। तो कम से कम इतना ही केवल ध्यान में रखेंगे कि दो वेक्टर क्वांटिटी एक डायरेक्शन में जाता है तो दोनों ऐड हो जाता है। ऐड हो गया। क्यों ऐड हुआ वो भी बता दिया तुम लोगों को। तो दोनों को ऐड करके, मतलब नीचे की तरफ में क्या लग रहा है? नीचे की तरफ में ये लग रहा है, कितना लग रहा है? नीचे की तरफ में 2t लग रहा है ये। इसके अपोजिट में कितना लग रहा है? T1 लग रहा है, ये वाला। नीचे की तरफ में कितना लग रहा है? ऐसे लाइन बना के सोच लेंगे कि 2t लग रहा है, और अपोजिट में कितना लग रहा है? T1 लग रहा है।